दीवानापन एपिसोड 96। अब आगे। रिधान उसे घूर कर देखते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो। इसके जवाब में जन्नत ने फिर से उस नोट में कुछ लिखा और रिधान की तरफ बढ़ा दिया। रिधान इस नोट को वापस से देखा और पढ़ा, हाँ मैं तो बकवास ही करूंगी, अच्छी बातें तो सिर्फ मेरी भाभी ही बोल सकती हैं। आप उन्हीं के पास जाए, वही ज्यादा बेहतर है। एक बार फिर से उसमें लिखा भाभी शब्द को पढ़कर अब रिधान गुस्से से उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे क्यों फ्रस्ट्रेटेड कर रही हो? ये क्या बार बार भाभी भाभी लगा रखा है? मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? अचानक से गर्दन पकड़ने से जन्नत एक पल के लिए दर्द में कराह उठी, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने रिधान को दूर धक्का दिया और फिर से उस नोट में कुछ लिखने लगी। उसे गुस्से के साथ रिधान ने देखते हुए कहा, जल्द से जल्द मुझे अब तुम्हारी आवाज वापस लानी है, क्योंकि मैं इस लिखने वाले तरीके से बोर हो गया हूँ। ये कहकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से जन्नत ने उसके स्लीव्स को पकड़ लिया। ये देखकर रिधान के चलते कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, अब क्या हुआ? इसके जवाब में जन्नत ने फिर से उसकी तरफ नोट बढ़ा दिया। ये देखकर रिधान उसे गुस्से से घूरने लगा। जन्नत ने मुंह बना लिया। तभी रिधान ने फिर से उस नोट को लिया जिसमें लिखा था, आपकी शादी होने वाली है, कंग्रेचुलेशन। एक बार मेरा गला ठीक हो जाए तो मैं आपकी शादी की तैयारी भी शुरू कर दूंगी। अब आप दोबारा से मेरे पास भी मत आइएगा। ये पढ़ते ही रिधान के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। वो गुस्से से उस नोट को वही टुकड़ों में फाड़ते हुए जन्नत के चेहरे पर फेंकते हुए बोला, तो तुम ये सोच रही हो कि मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, और तुम ऐसा चाहती हो कि मैं किसी और से शादी करूं जिससे कि तुम आसानी से उस वैभव खुराना के पास जा सको। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से मन ही मन बोली, मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और ये क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर मैं चिढ़ रही हूँ और इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। तभी रिधान गुस्से से उसके तरफ झुका और उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोला, अगर तुम ऐसा सोचती हो कि तुम आसानी से मेरी जिंदगी से बाहर जा सकती हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त एक जंग चल रही है और इस जंग के बीच तुम दांव पर लगी हो, और ये बाजी मुझे जितनी है तुम्हें मैं जीत लूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से से वहां से चला गया। और इधर जन्नत ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई, और वो हैरानी से रिधान को जाते हुए देखकर मन में बोली, रिधान के कहने का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहते हैं? और मैंने तो उन्हें कंग्रेचुलेशन बोला, उन्हें तो खुश होना चाहिए, उनकी शादी होने वाली है। तो फिर वो शादी होने के बावजूद भी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा सच में पूरा दिमाग खराब हो चुका है। एक तो मेरी आवाज वापस नहीं आ रही है, ऊपर से रिधान मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। ये कहते हुए जन्नत ने अपने सर को पकड़ लिया और वही सोफे पर ही मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर दूसरी तरफ तन्मय और भावना इस वक्त मुस्कुराते हुए गार्डन में टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी वहां पर ईशानी आए और बोली, अंकल आंटी, क्या आप दोनों ने रिधान को देखा है? ये सुनकर भावना ने कहा, बेटा वो इस वक्त तो स्टडी रूम में होगा या फिर अपने कमरे में। इसके जवाब में ईशानी ने कहा, नहीं वो कमरे में तो नहीं है, मैं कमरे में गई थी उसे ढूंढने। ये सुनकर तन्मय ने कहा, तो शायद वो स्टडी रूम में होगा, एक बार स्टडी रूम में देख लो। ईशानी ने स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और वो अंदर आए और स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र रिधान पर गई। रिधान को जन्नत के कमरे से बाहर निकलते देख ईशानी को कुछ समझ नहीं आया और वो रिधान की तरफ जाते हुए बोली, रिधान तुम जन्नत के कमरे में इतनी रात को क्या कर रहे थे? ये कहते हुए वो उसके पास आए और घबरा कर बोली, कहीं तुम फिर से तो उसे परेशान करने नहीं गए थे? रिधान तुम ऐसा क्यों करते हो? मुझे पता है कि वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें उससे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उस बेचारे की तबीयत खराब है, ऊपर से तुम ऐसा करोगे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी ये सारी बातें सुनते ही रिधान के चलते कदम एकदम से रुक गए और वो सार्कास्टिक वे में उसके तरफ मुड़कर बोला, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं? ये सुनकर ईशानी ने हिचकिचाते हुए कहा, रिधान तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी के लिए तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे उसे परेशान करने में मजा आता है तो? ये सुनकर ईशानी ने हिचकिचाते हुए कहा, रिधान मुझे पता है कि तुम्हें उसे परेशान करने में मजा आता होगा, लेकिन एक तरह से वो तुम्हारी बहन ही है, और
तभी अचानक से रिधान ने उसके गर्दन को कसकर दबाते हुए कहा, कितनी बार कहा है वो मेरी बहन नहीं है। तुम सबको आखिर समझ क्यों नहीं आता? क्या मैं अब तुम सबको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखवा कर दूं कि वो लड़की मेरी बहन नहीं है? हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। ये सुनते ही ईशानी एकदम से डर गई। उसे रिधान की आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने डरते हुए कहा, रिधान, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम बहन शब्द से इतना गुस्सा हो जाओगे। रिधाने ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि अब नफरत हो गई है मुझे बहन शब्द से ही, और सिर्फ बहन शब्द से नहीं बल्कि मुझे बहन से ही नफरत है। ये कहकर वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। इधर ईशानी को तो कुछ समझ ही नहीं आया और वो नासमझी में बोली, आखिर रिधान को बहन शब्द से इतनी नफरत क्यों है? रिधान के दिमाग में क्या चल रहा है? भावना आंटी ने सही कहा था, अगर मुझे रिधान के करीब जाना है तो मुझे रिधान को अच्छे से समझना होगा। ये सब सोचते हुए वो फिर से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ अन्नू इस वक्त अपने अपार्टमेंट में थी और वो अपने लिए डिनर बना रही थी। तभी किसी ने डोर बेल बजाई। डोर बेल की आवाज से अन्नू सीधे बाहर निकली और डोर की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला तो वैभव खड़ा था। वैभव को देखकर अन्नू ने हैरानी के साथ कहा, वैभव आप यहाँ, वो भी इतनी रात को क्या कर रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसके जवाब में वैभव ने सीरियस होते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अन्नू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बताए ना, क्या बात करनी है? ये कहते हुए उसने वैभव को अंदर आने के लिए जगह दिया। वो अंदर की तरफ आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, एक्चुअली मुझे तुमसे जन्नत के बारे में बात करनी है। जन्नत का जिक्र सुनकर अन्नू ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ जन्नत को? वो ठीक तो है ना? सुबह मैंने उससे बात की थी वीडियो कॉल पर, वो मुझे ठीक लग रही थी। क्या उसे फिर से कुछ हुआ? मैंने अभी तक उसके पास कॉल नहीं किया। तभी इसके जवाब में वैभव ने कहा, नहीं फिलहाल के लिए वो ठीक है, पर मुझे कुछ अलग बात करनी थी। ये सुनकर अन्नू को कुछ समझ नहीं आया। वो वैभव के पास बैठ गई और बोली, किस तरह की अलग बात? मैं कुछ समझी नहीं, क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे? इसके जवाब में वैभव ने कहा, मुझे तुमसे जानना है कि आखिर उसके दिल और दिमाग में क्या चलता है। I mean, तुम उसकी दोस्त हो और तुम काफी करीब उसके रही हो, तो इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना। और रिधान सूर्यवंशी कब कब उसके आसपास आया था और कब उनके बीच नजदीकी आई थी, मुझे सब कुछ जानना है। ये सुनकर अब एक पल के लिए अन्नू को कुछ समझ नहीं आया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, वैभव आखिर तुम ये क्या रहे हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे? इसके जवाब में वैभव ने गहरी सांस लेकर कहा, दरअसल बात यह है कि मैं जन्नत के करीब जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अन्नू की आंखें बड़ी हो गई और वो शॉक होकर बोली, क्या कह रहे हैं? इसके जवाब में सीरियस होते हुए वैभव ने कहा, वही जो तुम सुन रही हो। मैं सच में उसके करीब जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं उसे पाना चाहता हूँ, और वो भी 30 दिनों के अंदर, और इसके लिए मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी। तुम उसके पास जा सकती हो, मैं उस घर में चाहकर भी नहीं जा सकता और ना ही उससे मिल सकता हूँ, पर एक तुम हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। बताओ तुम मेरी हेल्प करोगी ना? ये सुनकर अब अन्नू एक पल के लिए वैभव को हैरानी के साथ देखती रही और फिर धीरे से बोली, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? I mean, क्या तुम्हें लगता है कि जन्नत भी तुम्हें पसंद करती होगी? ये सुनकर बिना किसी भाव के साथ वैभव ने कहा, वो मुझे पसंद करती है, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पसंद के साथ साथ मुझे प्यार भी करे। और वो प्यार तभी करेगी जब मैं इसके लिए एफर्ट्स दिखाऊंगा, और मैं एफर्ट्स दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरी हेल्प करोगी ना? ये सुनकर अब अन्नू कुछ पल तक शांत रही और कुछ सोचते हुए बोली, सच कहूँ तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने जन्नत की बहुत बार मदद की और इस बारे में जन्नत ने मुझे खुद बताया था। इनफैक्ट आपने उसके कहने पर मेरी भी मदद की, जबकि आप मुझे जानते भी नहीं, तो मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ। ये सुनते वैभव के चेहरे पर अचानक से एक अजीब सी स्माइल आ गई और उसने कहा, थैंक यू सो मच, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सुनकर अन्नू ने भी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और बोली, ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि जन्नत के लिए आप जैसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस तरह जन्नत है बिल्कुल उसी तरह आप भी हैं। इनफैक्ट आप तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, आप उसे संभाल सकते हैं, और मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। ये सुनकर वैभव मुस्कुराया और बोला, अब बस हमें 30 दिनों के अंदर अंदर ये काम करना पड़ेगा। 30 दिन का नाम सुनकर अन्नू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वैसे ये 30 दिन ही क्यों? मैं इसके बारे में कुछ समझ नहीं पाई, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
ये सुनकर अपना सिर हिलाते हुए वैभव ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इस 30 दिन के बारे में कुछ मत पूछो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो जो तुम्हें करना है मेरे लिए। ये सुनकर फिर अन्नू ने अपना सिर हिलाया तो वैभव अपनी जगह से उठा और जाने लगा। तो अन्नू ने कहा, मैंने डिनर रेडी किया था, क्या आप डिनर करना पसंद करेंगे? वैभव ने कहा, नहीं, जब से वो मुझसे दूर गई है तब से अब मेरा खाने पीने में मन नहीं करता। ये सुनकर अन्नू ने मुस्कुरा कर कहा, इसका मतलब आप प्यार में बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये सुनकर वैभव ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। ये कहते हुए वो सीधे वहां से निकल गया और वहीं अन्नू उसे जाते हुए देख मुस्कुरा दी। तभी उसने एक्साइटमेंट के साथ खुद से कहा, वाओ, जन्नत की किस्मत तो बहुत अच्छी है। उसे वैभव जी जैसा इंसान मिल रहा है। मैं अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और अब उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। ये कहते हुए वो फिर किचन की तरफ चली गई। इधर वैभव कार में आया और कार में पहुंचते ही उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और उसे पर अपना सिर नीचे झुका लिया। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी और वो बस लंबी लंबी सांस ले रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, क्या सच में मुझे जन्नत से प्यार है? पर मुझे अभी तक ऐसा फील क्यों नहीं हुआ? मुझे सिर्फ और सिर्फ उस रिधान सूर्यवंशी को हराना है और उसे हराने के लिए मुझे जन्नत चाहिए। लेकिन मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ट्रीट किया है। और अब इस तरह से प्यार के बारे में सोचना मेरे लिए बहुत अजीब हो रहा है। लेकिन रिधान सूर्यवंशी को हराने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे जन्नत से प्यार ही क्यों न करना पड़े। इसी के साथ उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। एपिसोड 97। ये कहते हुए वो किसी तरह दर्द को सहने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर था। और फिर तभी दरवाजा खुला और आवाज आई, मैंने सुना कि तुम मुझे सुबह सुबह मिस कर रही हो और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। उस आवाज को सुनते ही जन्नत ने तुरंत गेट की तरफ देखा और रिधान को देखते ही उसकी आंखें भर आई और वो दर्द में रिधान को देखकर इशारा करने लगी। रिधान ने उसके चेहरे के पीलेपन को देखा और उसकी आंसू भरी आंखों को देखा तो उसके एक्सप्रेशंस गहरे हो गए और वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाया। रिधान को अपने पास आते देख जन्नत की आंखों में थोड़ा सा रिलैक्स आया और वो कसमसाने लगी। रिधान उसके पास आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, व्हाट हैपन? तुम्हें दर्द हो रहा है? इसके जवाब में जन्नत ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया। रिधान ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? ये सुनते ही जन्नत ने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए अपने पेट के कोने की तरफ हाथ रख लिया। ये देखकर रिधान ने कुछ सेकंड तक उस एरिया को देखा और फिर आखिर में उस पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें इस दर्द से बहुत जल्द आराम मिलेगा। ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में रिधान को देखने लगी और मन में बोली, लेकिन कैसे रिधान? अभी तो मुझे सच में बहुत दर्द कर रहा है। रिधान कुछ देर तक उस पर हाथ रखा रहा और फिर उसकी तरफ झुकने लगा। ये देखते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ रिधान को दूर करने लगी। लेकिन रिधान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके कमर पर अपने हाथ कसते हुए बोला, मैंने कहा ना, बिल्कुल इसी तरह लेटी रहो, तुम्हें आराम मिलेगा। मुझ पर यकीन कर सकती हो। ये सुनकर जन्नत ने दर्द में गुस्से के साथ मन में कहा, यही तो बात है, आप जैसे इंसान पर ही तो यकीन नहीं है मुझे। आप जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। आप मानिक के पास कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें बुलाए, वो मेरे डॉक्टर है, उन्हें पता होगा कि मुझे अचानक दर्द क्यों होने लगा। लेकिन पता नहीं क्या शौक लगा है इन्हें खुद डॉक्टर बनने का। ये कहते हुए वो रिधान को मन ही मन कोसने लगी, लेकिन रिधान उसके उस एरिया को अपने हाथों से रब करते हुए उस पर अपने होंठ रखते हुए बोला, यू नो वॉट, शायद तुम्हारी बॉडी को मैं पसंद आ गया हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी मुझे देखकर हर वक्त रिएक्ट करती रहती है। उसमें हर वक्त कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है, जिससे कि मैं ना चाहते हुए भी उसके करीब चला जाता हूँ। जन्नत ने जैसे ही रिधान की ऐसी बातें सुनी वो तो बिल्कुल शॉक भी हो गई और रिधान को हैरानी के साथ देखने लगी। रात के 9 बज गए थे। जन्नत ने दवा ले ली थी और वो चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। तभी नौकरानी बाहर की तरफ जाने लगी तो जन्नत ने कुछ सोचते हुए कहा, आंटी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रिधान घर वापस आए या नहीं? ये सुनकर नौकरानी के चलते कदम रुक गए और उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैडम उनकी कार तो मैंने देखी थी और शायद वो अभी कमरे में ही होंगे। ये सुनकर कि रिधान वापस आ गया है, अचानक से जन्नत की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत कहा, थैंक यू आंटी। मेड वहां से चली गई। जन्नत दूसरे ही पल बेड से उठी और कमरे से बाहर जाते हुए बोली, मुझे रिधान को देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है।
ये सब सोचते हुए जन्नत सीधे रिधान के कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन इधर भावना जो जन्नत के कमरे में ही आ रही थी, लेकिन उसने जब जन्नत को रिधान के कमरे की तरफ जाते देख वो ना समझी में बोली, इतनी रात को जन्नत रिधान के कमरे में क्यों जा रही है? मैं तो इसके बालों में तेल मसाज करने के लिए आने वाली थी। कहीं जन्नत और रिधान के बीच कोई बहस तो नहीं हुई है? अरे नहीं, इतनी मुश्किल से तो इन दोनों बच्चों के बीच सब कुछ ठीक हुआ था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे देखना पड़ेगा। ये कहते हुए भावना भी जन्नत के पीछे पीछे चली गई। लेकिन इधर जन्नत कमरे में पहुंची। कमरे में आते ही उसने तुरंत आसपास देखते हुए कहा, रिधान, रिधान क्या आप कमरे में हैं? देखिए, मुझे पता है कि आप आ चुके हैं। मुझे आपसे बात करनी थी, आप ठीक तो हैं ना? तभी उसे शावर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही जन्नत वॉशरूम की तरफ देखने लगी। और फिर तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही जन्नत ने अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लिया और रिधान एक बाथरोब में बाहर निकला। रिधान को देखते ही जन्नत ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, रिधान आप ठीक तो है ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? आपको कोई चोट तो नहीं आया? ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? फिक्र का नाम सुनकर जन्नत ने अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मुझे आपकी फिक्र नहीं हो रही है, बल्कि मुझे तो टेंशन हो रही थी। ये कहते हुए वो अपना गला सहलाने लगी, क्योंकि अभी ज़्यादा बोलने से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। रिधान उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर उसके करीब बढ़कर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये देखते ही जन्नत तुरंत रिधान के सीने पर अपने दोनों हाथ रख ली और हड़बड़ी के साथ बोली, रिधान ये क्या कर रहे हैं आप? रिधान उसके चेहरे को चीन से पकड़ते हुए बोला, सच सच बताओ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना? तुम मेरे लिए परेशान थी। कहीं तुम मेरे लिए कुछ फील तो नहीं करती? क्योंकि अभी तो 30 दिन पूरे भी नहीं हुए। कहीं 30 दिन पूरे होने से पहले ही तो मैं ये रेस जीत नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जन्नत ने कहा, सपने देखना बंद कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी फील नहीं करती। बल्कि वहां गोली चली थी, इसलिए मैं टेंशन में थी। ये सुनकर रिधान तिरछा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? मुझे कोई चाहकर भी छू नहीं सकता, फिर मारना तो दूर की बात है। लेकिन तुम बताओ, तुम तो मुझसे नफरत करती हो, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर? ये कहते कहते रिधान ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाया। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए बोली, रिधान ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपको। लेकिन ये कहते हुए वो आगे बोल पाती उससे पहले रिधान आगे बढ़ा और उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबा लिया, जिससे जन्नत की आवाज़ उसके गले में ही अटक गई और रिधान उसके चेहरे को पकड़ते हुए पैशनेटली किस करने लगा। उसे किस को महसूस करके जन्नत को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो ना तो रिधान को खुद से दूर करना चाहती थी और ना ही उसे पास आने देना चाहती थी। उसके साथ क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। उसने कसकर रिधान के कंधे को पकड़ लिया और रिधान के होठों पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई, जिससे जन्नत दर्द में कराह उठी। लेकिन रिधान उसके होठों को पूरी तरह से गहराई से चूमने लगा। जन्नत भी हल्के से उसके स्लीव्स को पकड़ ली। ये देखकर रिधान के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई और वो उसे पैशनेटली चूमने लगा। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुला और एक बहुत ही अजीब सी लेकिन गुस्से भरी आवाज आई, तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। जैसे ही वो आवाज जन्नत और रिधान के कान में गई, जन्नत के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन रिधान के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गए। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।